गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट डे हमने बात की थी परमाणु से संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, परमाणु हम बात कर रहे थे परमाणु से संबंधित। तो परमाणु के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। एक बार दोबारा से बताना चाहूँगा कि जो परमाणु होते हैं अति सूक्ष्मतम कण होते हैं। कैसे कण होते हैं ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। सूक्ष्मतम कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? सूक्ष्मतम कण होते हैं। दूसरा कि ये अविभाज्य कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? ये अविभाज्य कण होते हैं। अविभाज्य कण। तीसरा, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिक्रिया में भाग लेते हैं। चौथा है, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन कणों से मिलकर बने होते हैं। तीन कणों से मिलकर क्या होते हैं? ये बने होते हैं। जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो परमाणु होते हैं अति सूक्ष्मतम कण होते हैं। ये कैसे कण होते हैं? अविभाज्य कण। इनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है आपको, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? परमाणु जो होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन कणों से मिलकर क्या होता है? ये परमाणु बना होता है। ठीक है बेटा, क्लियर? परमाणु से संबंधित ये जो परमाणु होता है, इसका जो आकार होता है, आकार, परमाणु का आकार, या हम इसको परमाणु की त्रिज्या भी कह सकते हैं। इसका जो आकार होता है या जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो होती है आपकी 10 की पावर माइनस, ध्यान रखना है बिल्कुल, कहीं कहीं पर आपको मिल जाता है 8 सेंटीमीटर में। 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ मिलता है। और कहीं पर आपको मिलता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो परमाणु का आकार की बात की जाए, परमाणु के आकार या त्रिज्या संबंधी कोई भी बात की जाए तो परमाणु का आकार या त्रिज्या कितनी होती है? सेंटीमीटर में बात की जाए तो 10 की पावर 8 सेंटीमीटर होती है। और मीटर की बात की जाए तो परमाणु की जो त्रिज्या या आकार होता है वो कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। परमाणु जो होता है, मुख्य रूप से परमाणु को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भाग होते हैं परमाणु के? किसी भी परमाणु के अंदर दो भाग होता है। एक तो होता है पहला, जो मैं आपको बता चुका हूं, नाभिक। परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होता है नाभिक और दूसरा होता है आपका बाह्य भाग। तो परमाणु के अंदर परमाणु जो होता है दो भागों से, अर्थात दो भागों से मिलकर किसका निर्माण होता है? परमाणु का निर्माण होता है। एक तो होता है नाभिक और दूसरा होता है आपका बाह्य भाग। तो बेटा, जो नाभिक होता है, नाभिक के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी परमाणु है, मान लिया ये कोई भी क्या है? परमाणु है, और इस परमाणु का ये क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। अब इस नाभिक के अंदर मैंने कल आपको बताया था कौन कौन से कण होते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। कौन सा होता है? धन आवेश होता है।
प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। क्लियर? यहां तक मैंने कल आपको बताया था। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो नाभिक होता है, नाभिक का आकार या परमाणु जो त्रिज्या होती है, इसकी परमाणु त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या होती है या इसका आकार जो होता है वो होता है 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -12 या 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। ये इसका जो परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक की बात की जाए तो नाभिक की त्रिज्या या आकार जो होता है वो होता है 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -12 या 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। कहीं ये भी दे दिया जाता है तो लगभग में होता है, इसीलिए कहीं कहीं पर आपको 12 या कहीं कहीं पर आपको -13 लिखा हुआ मिल जाता है। अब बात करते हैं हम कि जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो कण पाए जाते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों कणों को संयुक्त रूप में न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनको किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियॉन्स के नाम से इसको जाना जाता है। बात क्लियर? अब ये जो न्यूक्लियॉन्स होता है, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, यदि इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो आपका कहलाता है परमाणु। कोई भी है परमाणु का भार, जिसे हम बोलते हैं परमाणु भार, या इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। ये मैंने आपको यहाँ पर नाभिक से संबंधित, आपसे सबसे पहले ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर होती है। आपसे पूछा जाता है परमाणु का आकार कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर, मैंने आप फिर दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल, इनको दोनों की संख्या को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? परमाणु भार, या उसको कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या। हम बात करें इससे संबंधित, यदि बात करें नाभिक से संबंधित हम बात करें, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो नाभिक के अंदर ये नाभिक है, और नाभिक के अंदर दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या, ये जो, अर्थात आपसे पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या
किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो परमाणु क्रमांक को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। हम यदि इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो देखो आपको क्या परिभाषा कि कोई भी जो तत्व है, किसी भी तत्व के परमाणु के अंदर उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, कुल प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। कोई तत्व है, उसके नाभिक के अंदर उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या होती है, वो किसको प्रदर्शित करता है? किसको प्रदर्शित करता है? प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन की संख्या को क्या करता है? ये प्रदर्शित करता है। और ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं कि जितने किसी भी परमाणु के अंदर जितने क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी जो तत्व होता है या कोई भी जो परमाणु होता है, वो प्रकृति में उदासीन अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्या कारण होता है कि कोई भी परमाणु या तत्व प्रकृति के अंदर, प्रकृति में उदासीन अवस्था में पाया जाता है? इसका कारण क्या होता है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कई बार आपको मैं ये चीजें बता चुका हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। मैंने अभी बताया था। तो क्यों? इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। और दोनों की मात्रा बराबर होने के कारण कोई भी परमाणु जो होता है, कोई भी तत्व होता है, वो हमेशा उदासीन अवस्था में पाया जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता, बार बार पूछा जाता है कि कोई भी परमाणु जो होता है या कोई भी तत्व होता है, वो प्रकृति के अंदर उदासीन अवस्था में पाया जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, जो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। और परमाणु कैसे हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। क्लियर बात? समझ में आई ना? ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। दोनों की संख्या बराबर होने के कारण, दोनों आवेश बराबर होने के कारण ये प्रकृति में कैसे अवस्था में पाए जाते हैं? कैसे अवस्था में? उदासीन अवस्था में। आपने देखा होगा कि कोई मान लिया कि सोडियम है, आपने देखा होगा कि सोडियम है, सोडियम के ऊपर ये प्लस लिखा हुआ आता है, कहीं भी देखा होगा। तो ये मुक्त, अर्थात इसी तरीके से आपको मिलता है। आपको ऐसा नहीं है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता ना। नहीं तो धनावेश होता है और नहीं ही कैसा होता है? ऋणावेश होता है। इसका कारण है कि सोडियम परमाणु है, मैग्नीशियम परमाणु है, ये दोनों की दोनों कैसी अवस्था में है? उदासीन अवस्था में है। यदि इन पर कोई चार्ज होता, इसका मतलब है सोडियम पॉजिटिव, इसका मतलब है ये आयन है, धन आयन है। क्या कहलाता है ये? तब धन आयन कहलाता। इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी के लिए क्या कर दिया है? दे दिया है। तो कोई भी तत्व और परमाणु हमेशा कैसी अवस्था में होते हैं? उदासीन अवस्था में होते हैं। और उदासीन अवस्था में होने का कारण होता है कि उनके अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, जिससे वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। नष्ट होने के कारण कोई भी परमाणु या तत्व हमेशा कैसा होता है? उदासीन होता है। क्लियर बात? तो बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि ये दोनों संख्याएं, मैंने बता दिया परमाणु क्रमांक किसे कहता है? परमाणु क्रमांक कि कोई भी परमाणु है, परमाणु के नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो प्रोटॉन की संख्या, जैसे मान लिया हमने सोडियम के अंदर, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो परमाणु क्रमांक किसको प्रदर्शित करता है? प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसकी संख्या को? प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो बेटा इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 11।
और मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या जब 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें कितनी होगी? 11 होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं तो परमाणु कैसे हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की मात्रा जब समान है तो परमाणु कैसे हो जाते हैं? सभी उदासीन अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर बात? उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो हो गया परमाणु क्रमांक। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, मैंने अभी बताया था, उसे हम बोलते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान किसे संख्या या परमाणु भार कहते किसे हैं? कि नाभिक के अंदर उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्लियर बात? देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, मैंने दिया अभी कि मान लिया सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 23। और आपसे अब पूछता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो आपको मैंने अभी बताया, जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक किसको प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये परमाणु क्रमांक है, तो ये प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 11। कितनी हो जाएगी? 11। और फिर मैंने बताया कि जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी आ गई? 11। और यदि न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है तो उसकी द्रव्यमान संख्या में से, उसकी द्रव्यमान संख्या, ये उसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है, इस द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। इस संख्या को यदि घटा दिया जाता है तो हमारे पास में उसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ जाती, कुल प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाती है। जैसे देखो, द्रव्यमान संख्या कितनी दी हुई है आपकी? 23। और उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। माइनस 11 किया तो कितना बचा? 12। तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आ गई? 12 निकल के आ गई। कितनी आ गई? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। अब यदि इन दोनों को, मैंने अभी बताया कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, वो उसका क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। जैसे प्रोटॉन की संख्या, अब हम यहां पर देखते हैं कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आई है? 12। तो इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, प्रोटॉन हो गए 11, न्यूट्रॉन हो गए 12, दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो उसका क्या कहलाता है? परमाणु का भार कहलाता है। तो टोटल कितने हो गए? 23। वो उसका क्या निकल के आ गया? परमाणु का भार निकल के आ गया। तो ये परिभाषा यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए कि आपसे पूछता है कोई भी कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो वो नाभिक के अंदर उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या ही उसका क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। यदि आपसे पूछे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, कि नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है? उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित। तो देखो बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है,
ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा किसकी खोज की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। और जो ये इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, ये जो नाम दिया गया था वो एक वैज्ञानिक थे स्टोनी के द्वारा ये नाम दिया गया था। स्टोनी के द्वारा इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की क्या की गई थी? खोज की गई थी। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। और जो प्रोटॉन नाम दिया था, ये जो प्रोटॉन नाम दिया था वो दिया गया था रदरफोर्ड द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा ये प्रोटॉन नाम दिया गया था। और आपसे पूछता है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? विलियम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। विलियम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो ये बात तीनों आपसे कभी कभी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो इसलिए इन तीनों को आपको याद होना चाहिए। जनरली आपको ये आने चाहिए, पहले से ही आने चाहिए थी कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज करने वाले थे गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे विलियम्स चैडविक। बात क्लियर? ओके। तो देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं अभी परमाणु से संबंधित ही। तो देखो, परमाणु के लिए मैंने अभी 2 भाग बताए थे आपको कि परमाणु के अंदर पहला भाग आपको मैंने अभी बताया है। पहला भाग कौन सा होता है? पहला पार्ट होता है उसका नाभिक और दूसरा पार्ट होता है उसका बाह्य भाग। अब हमने नाभिक के बारे में आपको अभी क्लियर कराया, उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे भाग की, बाह्य भाग। तो ये इसका नाभिक, कोई भी परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर आपको मालूम है कौन गति करते रहते हैं? नाभिक के चारों ओर कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और जिस पथ पर ये गति करते रहते हैं उस पथ को क्या कहा जाता है? कक्ष या कोश कहा जाता है। मैंने आपको बताया कल, कक्ष या कोश उसको कहा जाता है। ये जो कक्ष और कोश होते हैं उनको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है? मैंने बताया के, एल, एम या एन के द्वारा। आगे तक हम इनको क्या कर सकते हैं? कोश या कक्षकों को निरूपित करते हैं। उसके साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि कोशों के अंदर क्या होते हैं? उपकोश होते हैं। और उपकोश की संख्या कितनी होती है? उपकोश की संख्या होती है 4। उपकोशों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और वो कौन से होता है? एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। उपकोश की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एस, पी, डी, एफ। मैंने इनके अंदर आपको कल इलेक्ट्रॉन भी भरे थे। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी के अंदर कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी के अंदर कितने भरे जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये बाह्य भाग की जाती है, बात की जा रही है। तो बाह्य जो भाग होता है, नाभिक के चारों ओर का जो भाग होता है, जो चक्कर लगल है, जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो पथ उसका क्या कहलाता है? बाह्य भाग कहलाता है। और बाह्य भाग जो होता है, उस बाह्य भाग में कौन गति करता रहता है? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और ये जिस पथ पर गति करते हैं उस पथ को क्या कहते हैं? कक्ष या कोश कहते हैं, जिनको हम के, एल, एम, एन के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर? आगे बात करें। देखो, ये मैंने आपको बताया है, इनसे संबंधित पहले थोड़ा सा आज हट के बात करना चाहूँगा। परमाणु के बाद में मैं इसी टॉपिक पर आऊँगा। एक बार थोड़ा सा
अणु से संबंधित बात कर लेते हैं हम कि ये जो अणु होते हैं, अणु क्या होते हैं, किस तरीके से इनका निर्माण होता है, मैंने अभी बात की है परमाणु से संबंधित। तो देखो बेटा, अणु ये तो आपको मालूम है कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु मिलके ही क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। छोटे छोटे परमाणु मिलके जो होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने अभी परमाणु के बारे में बताया, तो देखो ये परमाणु की तुलना में कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये प्रकृति के अंदर स्वतंत्र अवस्था में, मैंने बताया था परमाणु जो होते हैं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जबकि अणु जो होते हैं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये अविभाज्य होते हैं। ये कैसे होते हैं, विभाज्य कण होते हैं। इनको आगे किस में विभाजित किया जा सकता है, परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। तो ये कैसे कण होते हैं, विभाज्य कण होते हैं। और ये बना किससे होता है, परमाणुओं से बना होता है। जैसे परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से अणु जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर। तो बेटा देखो, जो अणु होता है, अणु मुख्य रूप से इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अणु जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं अणु के। एक तो होता है समपरमाण्विक अणु, समपरमाण्विक अणु, और दूसरा होता है आपका विषम परमाण्विक अणु। परमाण्विक अणु नाम से ही मालूम हो रहा है, अणु की बात कर रहे हैं। अणु जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके समपरमाण्विक अणु और दूसरे होते हैं आपके विषम परमाण्विक अणु। सम नाम से मालूम हो जाना चाहिए, सम माने समान परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समपरमाण्विक अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समपरमाण्विक अणु कहलाते हैं। समान परमाणुओं से मिलकर बने हुए। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे N प्लस N क्या बन जाएगा, दोनों मिल गए N2। तो ये क्या चीज है, एक अणु है। क्या है, अणु। ये क्या है, परमाणु। ये भी परमाणु है और ये भी परमाणु, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, अणु बना दिया। तो ये दोनों कैसे हैं, समान हैं। कैसे हैं, दोनों समान परमाणु हैं। और समान परमाणु हैं, दोनों समान होने के कारण उन दोनों ने क्या बना दिया, एक नाइट्रोजन का अणु बना दिया। तो ये क्या है, समपरमाण्विक अणु है। ऐसे ही O प्लस O तो क्या बन जाएगा, O2। तो ये दोनों परमाणु कैसे हैं, समान हैं। और दोनों परमाणु समान होने के कारण इन्होंने क्या बना दिया, O2। ये क्या है, आपका अणु है। क्या है, अणु। तो ये किस प्रकार का अणु है, समपरमाण्विक अणु है। इसी प्रकार से हम बात करें अब विषम परमाणु। नाम से ही मालूम हो रहा है कि दोनों परमाणु कैसे होंगे, विषम, असमान होंगे। जैसे बात करें हम C प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2। क्या बन गया, CO2।
बात करें H2 प्लस O2, क्या बन जाएगा 2H2। ये कैसे हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों ये परमाणु दोनों अणु अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग परमाणु हैं, यहां पर भी अलग परमाणु है, यहां पर भी अलग परमाणु है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक अणु बना दिया, CO2 का एक अणु बना दिया, जल का एक अणु बना दिया। तो ये दोनों परमाणु क्या हैं, अलग अलग होने के कारण ये अणु कैसे कहलाते हैं, विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। बात क्लियर। तो देखो परमाणु और अणु के बारे में मैं अब बता चुका हूं आपको, तो अब मैं नॉर्मली रूप से एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, वो है इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास उसी से संबंधित जो मैंने अभी आपको उपकोष और कोष बताए थे, उन्हीं से संबंधित ये टॉपिक है। मैं आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बताता हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम कोषों के अंदर भरते हैं। तो ये आपको शांतिपूर्वक देखते रहना है। देखो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास एवं उनका क्रम, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास एवं उनका क्रम। मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरे जाते हैं, उपकोष के अंदर भरे जाते हैं, और उपकोष की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक निश्चित क्रम होता है, उस निश्चित क्रम से ही किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखा जाता है। कौन कौन सा क्रम होता है, वो क्रम आपको ध्यान रखना है। उनको इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, भरा जाता है और इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखा जाता है। एक पहला है आपका S, दूसरे आपको मैंने बताया था कक्षक, पहला कक्षक है ये S1S लिख दिया। दूसरा होता है आपका, दूसरे कक्षक में कितने उपकोष होते हैं, 2 उपकोष होते हैं, 2S और 2P। मैंने कल आपको बता दिया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जितने नंबर के कक्षक होते हैं उसमें उपकोष की भी संख्या, जितने नंबर का कोष होता है उसमें उपकोष की भी संख्या क्या होती है, उतनी ही होती है। तो दूसरे कोष की बात कर रहे हैं, तो दूसरे कोष में उपकोष कितने होंगे, 2। तीसरे कोष में उपकोष कितने होंगे, 3। चौथे कोष में उपकोष कितने होंगे, 4। तो इसी तरीके से इनको लिखा जाता है। तो हम बात करें अब तीसरे की, तो तीसरा 3S, 3P और 3D। इसी प्रकार से 4S, 4P, 4D और 4F। अब इसको हम कम करते चलेंगे। 5 है, 5S, 5P, 5D, 6S, 6P और 7S। इनको हम इस तरीके से क्या करते हैं, काटते हैं। तो देखो बेटा, ये हमने इसको काटा, इसको हम पीछे से, पीछे की साइड से दोबारा से काटना प्रारंभ करते हैं। इस तरीके से पीछे की साइड से काटते हुए आते हैं, पीछे की साइड से हमको काटना है ये, और इस तरीके से ये काटते हुए एक निश्चित क्रम उनका प्राप्त होता है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। निकाल के देखेंगे अभी हम
तो पीछे की साइड से आपको ये इस तरीके से लेना है। पीछे की साइड से काटते हुए लेके आना है। इस तरीके से ये पूरे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं और एक इनका क्रम प्राप्त होता है। देखते हैं हम जो क्रम जो होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार से क्रम होता है। देखो पहला है फर्स्ट, इसका एक क्रम बन जाता है और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, भरा जाता है। देखो फर्स्ट 1s, उसके बाद में इधर से चलते हैं हम, देखो 2s, क्या आता है 2s। उसके बाद में पीछे से इधर से देखते हैं तो 2p, 2p के बाद 3s, 3s, उसके बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p और 7s, 6p और 7s। तो ये एक इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम होता है ये आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से किसी भी जो कोई भी जो तत्व होता है, किसी भी तत्व के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को इस क्रम के अंदर क्या किया जाता है, भरा जाता है। क्लियर बात। जैसे हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 Na। इसका यदि हमको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखना है तो हमको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास इस क्रम में लिखना होगा। इस क्रम में आपको ये मालूम है, मैं ये बता ही चुका हूं कि S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। P के अंदर कितने आते हैं, 6 आते हैं। D के अंदर कितने आते हैं, 10 आते हैं। और F के अंदर कितने आते हैं, 14 आते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं और वो मैं आपको निकालना बता चुका हूं कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आए थे। लास्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूं। तो देखो बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनीय, सोडियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आपको लिखना है। तो देखो सोडियम के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के लिए आपको इस क्रम से चलना है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, वहीं पर आपको क्या करना है, रुक जाना है। जैसे देखो 1s, S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 भर दिए। उसके बाद में क्या आ रहा है 2s, S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। उसके बाद में क्या आ रहा है 2p, P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। अब इनको इलेक्ट्रॉनों को कुल गिनो, 11 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाने चाहिए। देखो 6 और 2 8 और 2 10 हो गए। अभी एक इलेक्ट्रॉन और रह रहा है और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, अगले कक्षक के अंदर आएगा। अब देखो यहां तक आपने 2p तक आपने क्लियर कर लिया। तो उसके बाद में क्या आता है 3s, 3s। अब बचा कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 1। S में आते कितने, 2।
लेकिन हमारे पास बचा है एक, तो हम उस एक को ही एस के पास में लिख देंगे इस तरीके से। क्लियर? बचा एक है तो एस में एक भर दिया हमने। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं हम। देखो क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 17। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17। तो हमारे को भरना क्या है ना, हम निकाल क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। तो हमारे को केवल इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है? विन्यासित करना है, इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो यही क्रम रहेगा। ये क्रम आपको क्या रखना है? याद रखना है बिल्कुल, कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो अब देखो इसके पास में 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉनों को आपको भरना है। तो वही क्रम यहां से ही चलते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। देखते हैं, देखो 2 4 6 10 2 12 12 और 6 कितने हो गए आपके? 18। ज्यादा हो गए, तो हमारे को क्या लिखना है? 5। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे को 17 से ज्यादा नहीं करना है। तो लास्ट में केवल कितने बचे? पी में हमारे पास 5 बचे थे। देखो गिनो इनको, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 5 कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन है। आते 6 हैं, लेकिन बचे कितने हमारे पास? बचे कितने हैं? 5। तो पी में कितने भर देंगे हम? 5 भरेंगे। 1 होता तो 1 भरते, 2 होता तो 2 भरते, 3 होते तो 3 भरते। हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उसको उसमें लास्ट में आपको भरना होगा। ठीक है ना? इस तरीके से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या करते हैं? लिखते हैं। तो बेटा ये मैं मानता हूं कि आप पहली बार, कई बार मैं आपको इनको करा भी चुका हूं, तो मैंने बहुत फास्टली आपको ये चीजें कराई हैं। कल मैं आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूंगा। इसी वजह से मैंने बहुत जल्दी से आपको केवल आपके ध्यान को केंद्रित करने के उद्देश्य से मैंने आपको दोबारा से ये चीज़ें कराई हैं, बताई हैं आपको। तो मैं जो चीज़ मैंने आपसे अब कराए हैं उनसे संबंधित मैं जानना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों के बारे में आसानी से जान गए होंगे। देखो आपको आसानी से, अब मान लिया हमारे पास में सोडियम है, चलो अन्य एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक है 17 और इसकी द्रव्यमान संख्या है 35। तो आपसे इसमें बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिख लेते हैं। अभी मैंने लिखाया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 5 2 7 7 और 6 13 13 और 4 17 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। इससे संबंधित मैं अब आपसे कई सारे प्रश्न, देखो इसके अंदर आपसे पूछता है, ये मैंने अभी बताया था, ये जो नीचे वाली संख्या, किसी भी तत्व के नीचे की ओर की जो संख्या होती है वो किसको प्रदर्शित करती है? परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। परमाणु क्रमांक, ये तो इसका हो गया परमाणु क्रमांक। और ये जो संख्या होती है वो इसकी द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान संख्या को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करती है। तो बेटा ये परमाणु क्रमांक है, ये उसकी क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो इससे आपको कितने सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछता है, दूसरा पूछता है प्रोटॉन की संख्या आपसे पूछता है, तीसरा आपसे पूछता है न्यूट्रॉन की संख्या,
चौथा पूछता है आपसे इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। पांचवा पूछता है आपसे आवर्त संख्या। छठा पूछता है वर्ग संख्या। सातवां पूछता है संयोजकता। अगला प्रश्न पूछता है आपसे आठवां ब्लॉक संख्या। आप इतने सारे प्रश्न जान चुके हैं। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 17। प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई? 17। न्यूट्रॉन की संख्या मैंने बताया था कि इसमें से इसको घटा दिया जाए, इसमें से इसको घटा दिया जाए, प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया जाए तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाती है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें 35 में से आपने किसको घटा दिया? 17 को घटा दिया तो हमारे पास में किसकी संख्या निकल के आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। तो कितनी आ गई? 18। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? इसमें 18 हो गई। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास मैंने अभी इसका लिखा है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनीय विन्यास? ये होता है आवर्त संख्या। आवर्त संख्या के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कई बार। आवर्त संख्या ये लास्ट में जाना है आपको, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के लास्ट में जाना है। और ये जो आपका लास्ट देखना है, ये देखना है आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में कि लास्ट कक्षक कौन सा है। और लास्ट कक्षक है आपका 3p5। 3p5। तो ये जो 3 है, ये 3 इसके किसको प्रदर्शित करता है? आवर्त संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? आवर्त संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन से आवर्त का सदस्य हो गया? तीसरे आवर्त का सदस्य हो गया। अब आपसे पूछता है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या के लिए मैंने बताया था आपसे कि जो क्लोरीन है इसकी आपको ये देखना है, लास्ट वाले से आप लगा सकते हैं। पी में आते कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन कितने हैं? 5। तो इसकी संयोजकता कितनी है? -1। कितनी संयोजकता है? -1। तो 18 में से आपको माइनस उसकी संयोजकता को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाती है? उसकी वर्ग संख्या निकल के आ जाती है। वर्ग संख्या। तो 18 में से इसकी संयोजकता को क्या कर दिया आपने? घटा दिया। तो घटा दिया तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी? उसकी वर्ग संख्या निकल के आ गई। तो ये क्या है? 17 इसकी क्या आ गई? वर्ग संख्या आ गई। या फिर दोनों को काउंट कर लिया करो। 5 कुल इलेक्ट्रॉन की जो तीसरा कक्षक है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसको फिर 10 में जोड़ दिया करो। 5 और 2 7, 10 प्लस 5 और 2 7। तो हमारे पास में उसकी क्या निकल के आ जाती है? वर्ग संख्या निकल के आ जाती है। बड़ी क्लासों के लिए नहीं है, नॉर्मली आपके लिए ये ट्रिक है। सभी में नियम ये लागू नहीं होता है, ये आपके लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपसे इस तरीके से आप वर्ग संख्या निकाल सकते हो। ओके, क्लियर? तो ये कौन से वर्ग का सदस्य है? 17वें वर्ग का सदस्य है। और इसकी संयोजकता मैंने बताई थी अभी। देखो संयोजकता 5 और 2 7। हम यदि देखें तो पहले कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे 6 और 2 8। और तीसरे में देखें तो 5 और 2 7। तो इस बाह्यतम कोश को देखो, ये पहला कोश हो गया, दूसरा कक्षक हो गया और ये तीसरा कोश हो गया आपका। तो तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 करने को कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो किसी से कर्जा ले रहा है, ऋण ले रहा है। तो ऋण ले रहा है, ऋण का चिन्ह लगा दिया। कितने इलेक्ट्रॉन का ले रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का ले रहा है। तो इसकी संयोजकता क्या निकल के आ गई? -1। तो इसकी संयोजकता क्या होती है? -1। और ब्लॉक संख्या, ब्लॉक संख्या ये आपको जो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है जिस उपकोष के अंदर जाता है उसको देखना है आपको सीधा। उसको एंड में जाके आपको लास्ट में जाके देखना है कि हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है? एस में जा रहा है, पी में जा रहा है, डी में जा रहा है या एफ में जा रहा है।
तो वही उसकी क्या कहलाती है, ब्लॉक संख्या कहलाती है। तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, आपका पी में गया है, तो ये पी क्या है, उसकी ब्लॉक संख्या है। तो क्लोरीन कौन से ब्लॉक का सदस्य है, पी ब्लॉक का सदस्य है। क्लियर। ये मैंने अब तक जो कराया है उन सभी जितने भी हैं, उन जो भी कराया है उनमें से सभी से आपको ये प्रश्न निकल के आते हैं जो मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।